हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें इकोनॉमी को हमने 2009 से 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनका वैल्यू एडिशन के साथ स्मार्ट गेस वर्क के थ्रू कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सब मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। जिन क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन की जरूरत है उनमें वैल्यू एडिशन करेंगे, जिनमें हमको लॉजिक डेवलप करना है उन क्वेश्चन में लॉजिक डेवलप करेंगे, अप्रोच सीखेंगे, सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होलिस्टिक होने वाली है ना। तो आपको पीवाईक्यू के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 2009 से 2024 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जो पीवाईक्यू है हम सेक्शनल वाइज कवर करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें इकोनॉमी के 2009 से 2024 के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये पार्ट में आएंगी, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्योंकि हम कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ लेकर आ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो हम इसको पार्ट में लेकर आए। ओके, तो ये जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है ना। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरा जो एफर्ट्स है वो आपके काम आ रहा है, आपको हेल्प दे रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब स्टार्ट हुए सीएससी के क्वेश्चन। सीएससी, ओके, यहाँ से सीएससी के क्वेश्चन आपको स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2009 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जापान, निक्की, सिंगापुर, स्कॉम्प, यूके, एफटीएससी एंड यूएसए नाजदाक। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ये किसके हैं? स्टॉक एक्सचेंज के। ओके, हमें बताना नॉट करेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्कॉम्प की बात करें, ये सिंगापुर का नहीं, ये किसका है? चाइना का। ओके, यूके का क्या है? एफटीएससी, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज 100। यूएसए का है नाजदाक। जापान का है निक्की। एंड सिंगापुर की बात करें, इसका क्या है? सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम इंडेक्स, एसटीआई। एसटीआई, स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग: फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सेकंड इंटरेस्ट टैक्स, थर्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। विच ऑफ द अबव इज आर डायरेक्ट टैक्सेस? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है एंड 3 आपकी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 3। जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, ठीक है, ये किस पर लगता है? ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि स्टॉक हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, है ना, ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बात करें इंटरेस्ट टैक्स, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस पर लगता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर जो कि लोन देते हैं, एंड लोन पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर ये टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड बात करें फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो ये किस पर लगता है? लिवाइड ऑन एम्प्लॉयर्स फॉर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज। ओके, एंड इसको 2009 में एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, बात करें इंटरेस्ट टैक्स, तो ये भी अब एबॉलिश हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द इमरजेंसी क्लेम्ड न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वाज इलेक्टेड? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये कब आया था? 1974 से 79 अंडर इंदिरा गांधी। एंड नेशनल इमरजेंसी ये कब लगी थी? 1975 से 77। 1975 से 77। ओके, इसी बीच फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था। जनता पार्टी ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर मोरारजी देसाई। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये कब आया था? 1961 टू 66। इसमें किस पर फोकस था? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इस पर भी फोकस किया गया था। एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये कब आया था? 1969 टू 74। इसका किस पर फोकस था? सेल्फ रिलायंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। सेल्फ रिलायंस एंड
इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ की बात करें तो इसका फोकस किस पर था? रिड्यूस पॉवर्टी, जो गरीबी हटाओ के बारे में आप सुनते हो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। एंड सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, टू अचीव टोटल इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये सब इसका प्लान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। द सेकंड 5 ईयर प्लान emphasized on the establishment of heavy industries. Option 2, the third 5 ईयर प्लान introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. तो देखो थर्ड 5 ईयर प्लान अभी हमने देखा था, ये किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर रॉन्ग है। एंड ऑप्शन 1 ये करेक्ट है, द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो आपने सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, है ना, फोर्थ देख लिया, फिफ्थ देख लिया एंड सिक्स देख लिया। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन कॉल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम? ऑप्शन ए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑप्शन डी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सीएसओ। ओके, ये पब्लिश करता है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं मोस्फी, थ्रू इट्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं सीएसओ। रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय मोस्फी थ्रू इट्स सीएसओ। ओके, ये जो रिपोर्ट है ये क्या प्रोवाइड करती है? डेटा ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। बाकी जो ऑप्शन है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फोकस करता है ऑन पावर सेक्टर रिसर्च। प्लानिंग कमीशन, ये अब बन चुका है नीति आयोग। ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये डील करता है विद फाइनेंसिंग इन द पावर सेक्टर, डील विथ फाइनेंसिंग इन द पावर सेक्टर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी, which one of the following was the earliest event to take place? Option A, nationalization of insurance company, option B, nationalization of State Bank of India, option C, enactment of Banking Regulation Act and option D, introduction of first 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन ए देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये कब हुआ था? 1956 में। स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन ये कब हुआ था? 1955 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कब आया था? 1949 में। एंड 5 ईयर प्लान ये कब आया था? 1951 में। अब बताओ सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन सी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम बोलते हैं सीएसईपी, रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 32 क्रॉप्स। एंड ऑप्शन 2, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन 2 ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। बात करें ऑप्शन 1 की, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रिकमेंड कौन करता है? सीएसईपी, ये करेक्ट है, लेकिन ये 32 क्रॉप नहीं है, ये कितनी है? 23। ठीक है। एंड बात करें ऑप्शन 2 की, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? लॉन्च्ड इन 2007 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर।
ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Which one of the following sets of commodities are exported to India by arid and semi-arid countries in the Middle East? Raw wool and carpet. Option B, fruits and palm oil. Option C, precious stone and pearls. And option D, perfume and coffee. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रूट्स एंड पाम ऑयल। इसमें कुछ वैल्यू एडिशन का नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? ऑप्शन ए, इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी. ऑप्शन बी, इट इज अ persistent recession in both the financial and real sector of economy. Option C, it is a persistent fall in the general price level of goods and services. And option D, it is a fall in the rate of inflation over a period of time. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इट इज अ persistent fall in the general price level of goods and services. ऑप्शन ए की बात करें तो ये किसको शो कर रहा है? डेप्रीसिएशन. ऑप्शन बी की बात करें तो ये क्या है? इकोनॉमिक स्लोडाउन, या हम बोले रिसेशन. एंड ऑप्शन डी, ये क्या है? डिसइंफ्लेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी? एंड एक और चीज, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन की डेफिनेशन पूछ दी है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं. ओके, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना. चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी? एडीआर, जीडीआर, एसडीएफ एंड बोथ एडीआर एंड एसडीएफ. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसडीआर. एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ओके, एंड इसको क्रिएट किसने किया है? आईएमएफ ने, एज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट. क्रिएटेड बाय आईएमएफ एज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट. इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स. ओके, एंड बात करें एसडीआर की तो ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट अ करेंसी. तो ये आप वर्ड याद रखना, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है. इसके पूल में कौन कौन सी करेंसी है? तो डॉलर, यूरो, येन, पाउंड एंड यान, ठीक है. तो ये नाम आप याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं. डॉलर, यूरो, येन, पाउंड एंड यान, ठीक है. बात करें एडीआर की तो ये क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है. एंड एडीआर रिप्रेजेंट करता है शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज ट्रेडिंग इन यूएस स्टॉक मार्केट. जीडीआर की बात करें तो ये क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है. एंड ये सिमिलर है एडीआर के. ओके, ये हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ठीक है. इसके कुछ फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ. यदि आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे मिलेगा. तो देखो, सबसे पहले 75 प्लस टेक्निक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन, ये मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके सिखाऊंगा, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा. सेकंड क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको फील देंगे एक्चुअल एग्जाम का, ठीक है. ये हो गया. थर्ड क्या है? आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है. ये कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा. फोर्थ क्या है? एग्जामिनर का माइंडसेट को हमको कैसे समझना है, ठीक है. क्योंकि आप क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हो? आप सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी के एग्जाम का, है ना, जिन्हें प्रोफेसर बना रहा है. तो हमको उसका माइंडसेट समझना है. वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जो प्रोफेसर है, जो एग्जामिनर है, उसका माइंडसेट हम कैसे समझें. वैल्यू एडेड लेक्चर एंड पीडीएफ्स, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा. तो सबसे पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को खुद लगाइए, है ना. उसके बाद आपको लेक्चर दिया जाएगा और उस लेक्चर की पीडीएफ, ठीक है. लेक्चर में आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, और वैल्यू एडिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कि हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे. वो आपको आपके नॉलेज इनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा. फिर देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, यदि आप इसको लगाते हो तो आपका पीवाईक्यू के थ्रू 3 टाइम यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यूपीएससी के फोकस एरियाज कौन से हैं, थीम्स कौन सी हैं. क्योंकि थीम्स का रिपीटेशन काफी होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, है ना, या हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या
जियो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, सब में एक ही थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी रैंडम टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। ओके, यदि आप निर्वाणा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, एनरोल करते हो, तो आपको कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट मिलेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एग्जाम कौन कौन से कवर्ड है? एग्जाम है इसमें सीएससी कवर होगा, आपका सीएपीएफ होगा, सीडीएस होगा, एनडीए होगा, सीआईएसएफ होगा, है ना, इंजीनियरिंग सर्विस, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, एपीएफसी, ये आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। When the Reserve Bank of India announces an increase of the cash reserve rate, what does it mean? Option A, the commercial bank will have less money to lend. Option B, the Reserve Bank of India will have less money to lend. Option C, the Union government will have less money to lend. And option D, the commercial bank will have more money to lend. सबसे पहले हम समझते हैं कैश रिजर्व रेट, या इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट होल्ड एज रिजर्व विथ आरबीआई। ओके, यदि कैश रिजर्व रेशियो ये इंक्रीज हो जाए तो बैंक ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखेंगी, सेंट्रल बैंक के पास रखेंगी, तो जो कमर्शियल बैंक है इनके पास अमाउंट जो है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। ठीक है, क्योंकि जब अमाउंट उनके पास कम हो जाएगा तो वो कम मनी लेंड कर पाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली। Okay. Option 2, as compared to consumer price index for industrial worker, as the WPI give less weight to food articles. तो देखो, ऑप्शन 1 जो है ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये ओनली मंथली बेसिस पर नहीं है, ठीक है, साथ में ये वीकली बेसिस पर भी रिलीज होता है। जैसे कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं एंड फ्यूल्स है, इनके लिए रिलीज किया जाता है WPI वीकली बेसिस पर, एंड जो अदर कमोडिटीज हैं उनके लिए रिलीज किया जाता है फॉर मंथली बेसिस। ओके, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वीकली फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड सेकंड बात करें फॉर ऑल कमोडिटीज, ठीक है, इनके लिए रिलीज किया जाता है मंथली बेसिस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 ये करेक्ट है, एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द WPI गिव लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। तो जो WPI ये असाइन करता है लेस वेट टू फूड आइटम्स, कितना? अराउंड 24%। ठीक है, वहीं हम बात करें CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, यहां पर असाइन है हायर वेट टू फूड आर्टिकल्स। ओके, कितना? अराउंड 46%। ओके, बिकॉज जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हाउस होल्ड कंजम्पशन को। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वन साइड दिया टर्म्स एंड सेकंड साइड दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, फर्स्ट देखिए मेल्टडाउन, सेकंड रिसेशन, थर्ड स्लो डाउन, एंड यहाँ पर दिया है फॉल इन स्टॉक प्राइस, फॉल इन ग्रोथ रेट, एंड लास्ट है फॉल इन GDP। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1 ओनली। जो मेल्टडाउन है ये क्या होता है? तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो अपनी वैल्यू लूज करते जाए, है ना, तो उसको आप बोलते हैं मेल्टडाउन, एंड ये जो टर्म है यूज की जाती है शेयर मार्केट में। ओके, तो फॉल इन स्टॉक प्राइस, तो ये आपका करेक्ट है। बात करें रिसेशन एंड स्लो डाउन, तो यहाँ पर हुई है स्वैपिंग। रिसेशन में क्या होता है? फॉल इन GDP, जो GDP है वो नेगेटिव चली जाती है, एंड बात करें स्लो डाउन, इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फॉल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? स्वैपिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग। ऑप्शन 1, इंकरेजिंग FDI इनफ्लो, ऑप्शन 2, प्राइवेटाइजेशन of higher educational institution, option 3, down seizing of bureaucracy, and option 4, selling offloading the share of public sector undertaking. Which of the above can be used as measures to control the fiscal deficit in India? तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है। आप जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इनके शेयर जो है वो
सेल कर दें, तो ऑप्शन 4 तो होना चाहिए, तो ये गया। ऑप्शन 3 की बात करें, डाउन सीजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस द वेज बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, तो मतलब ये गया। ऑप्शन 1 की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। जो एफडीआई है ये फॉरेन कैपिटल तो लेकर आएगा कंट्री में, लेकिन ये डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकता फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज इट मेनली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ऑप्शन 1 आपका इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजर नहीं है टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। तो अब हम फंसते हैं ऑप्शन बी 2, 3, 4 एंड ऑप्शन डी 3 एंड 4। तो इन दो में हमको देखना है, एंड ऑप्शन 3 एंड 4 तो दोनों में करेक्ट है। अब बात आती है ऑप्शन 2 की, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्पेंडिंग होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म, जैसे सैलरी आपको देनी है ये आपको हर मंथ देनी है, लेकिन वही हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड बात करें लिमिटेड फिस्कल इंपैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की टोटल स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अदर मेजर बजट कंपोनेंट लाइक डिफेंस, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट और डेट। ओके, तो जो एजुकेशनल में स्पेंडिंग हो रही है, टोटल स्पेंडिंग हो रही है, वो काफी कम है। यदि हम हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर भी दें तो फिस्कल डेफिसिट विल नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम एटसेट्रा। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका इसलिए रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 40, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Option 1, the gross domestic product GDP has increased by 4 times in the last 10 years. Option 2, the percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. तो ऑप्शन 1 जो है ये रॉन्ग है, the GDP has increased by 4 times in the last 10 years. एंड ऑप्शन 2 ये करेक्ट है, the percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. तो करेक्ट बताना था, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द सेज एक्ट 2005 which came into effect in February 2006 has certain objective. In this context, consider the following. Option 1, development of infrastructure facilities. Option 2, promotion of investment from foreign sources. And option 3, promotion of export of services only. तो ऑप्शन 3 देखिए, यहाँ पर ओनली लगाकर इसको स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ सर्विसेज का यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे होंगे। सर्विसेज के साथ साथ यहाँ पर गुड्स का भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 रॉन्ग है। ऑप्शन 3 रॉन्ग है मतलब ये गया, ये गया, ये गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1 एंड 2। एंड सेल्स के बारे में यदि आपको मालूम है तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड ऑप्शन 2 प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है 1 एंड 2। अब जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हम डिफाइन करें तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी। सेकंड, ये ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है, ओके, एंड एक कमेटी है, उसका नाम याद रखना, सेस से रिलेटेड, जिसका नाम है बाबा कल्याणी कमेटी। ये किससे रिलेटेड है, सेज से रिलेटेड, ठीक है, इसको बनाया किस लिए गया था, जो एग्जिस्टिंग सेज पॉलिसी है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, टू स्टडी एग्जिस्टिंग सेज पॉलिसी। ओके, तो ये कमेटी का नाम याद रखना। एंड सेज जो है इसको कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूटी फ्री इनक्लेव है ये, ठीक है, यहाँ पर जो वेरियस टैक्सेस हैं उससे इसको एग्जम्पशन मिला रहता है, जैसे कि इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एटसेट्रा। एंड जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है बाय सेज यूनिट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाय सेज यूनिट अप टू 500 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, ये याद रखना 500 मिलियन यूएस डॉलर। यूपीएससी क्या करता है, 5000 कर देगा, 50,000 कर देगा, ठीक है, तो जीरो जो है इसको बढ़ा देता है, कम कर देता है,
तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये पॉइंट आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो सेज है वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस रहती है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल। ओके, तो ये फायदे होते हैं सेज के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अ ग्रेट डील ऑफ एफडीआई comes from Mauritius than from many major and mature economy like UK and France. Why? Option A, India's preference for certain countries as regards receiving FDI. Option B, India has double taxation avoidance agreement with Mauritius. Option C, most citizens of Mauritius have ethnic identity with India and so they feel secure to invest in India. And option D, impending dangers of global climate change promote Mauritius to make huge investment in India. तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देखिए, ये दोनों तो इलॉजिकल लग रहे हैं, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन ए की बात करें तो ये भी इलॉजिकल बात कर रहा है, इंडियाज प्रेफरेंस फॉर सर्टेन कंट्रीज एज रिगार्ड्स रिसीविंग एफडीआई। तो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये गवर्न होते हैं बाय इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी फैक्टर, ना कि नेशनैलिटी। ओके, एंड बात करें ऑप्शन बी तो ये आपका करेक्ट है, इंडिया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है DTAA, ठीक है, इसे हम इकोनॉमी में जब हम एफडीआई पढ़ते हैं तब ये कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है। और कभी भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है ना, वहां पर आपको आपके सिलेबस का कोई कंसेप्ट देखने को मिल रहा है ना, तो आंसर जनरली उसी में से होता है। तो ये चीज आप याद रखना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज इंक्लूडेड बाय द प्लानिंग कमीशन एज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट अंडर 11th 5-year प्लान। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूट्रिनो आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल दैट ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो 5-year प्लान ये किसका टॉपिक है, इकोनॉमी का। एंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी किसका टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो यूपीएससी ने क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। तो सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया। ऑप्शन 2 देखिए, न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बीटा डिके। ऑप्शन 3, न्यूट्रिनोज आर अ नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास। एंड ऑप्शन 4, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिनो होता क्या। न्यूट्रिनो, ठीक है, इट इज एन एलिमेंट्री सब एटॉमिक particles with no electric charge। ओके, ये वर्ड याद रखना, वेरी लिटिल मास, ये याद रखना, एंड हाफ यूनिट ऑफ स्पिन, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो ऑप्शन 1, न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये करेक्ट है। द ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, तो ये करेक्ट है, ये याद रखना, द ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उस स्पीड से ये ट्रेवल करता है, चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल है। ओके, सेकंड, न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बीटा डीके, तो ये याद रखना कैसे क्रिएट होता है। ऑप्शन 3, न्यूट्रिनोज हैव नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास, तो यहाँ पर क्या बताया, वेरी लिटिल मास, मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं है, थोड़ा मास है, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड, ओके, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। ओके, which one of the following authorities makes recommendation to the governor of a state as to the principle of determining the tax and duties which may be appropriated by the panchayats in the particular state? District Planning Committee, State Finance Commission, Finance Ministry of the state, and option D Panchayati Raj Ministry of that state। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्टेट फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें तो नाम से लग रहा है कमेटी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 ZD। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 243 ZD, ठीक है। एंड ये जो कमेटी है प्रिपेयर करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, बात करें स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243I
एंड जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है रिकमेंड्स करता है हाउ स्टेट रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड विद द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। एंड ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, तो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। ओके, ऑप्शन डी पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, तो ये जो मिनिस्ट्री है इसका काम क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको देखना, उनको मैनेज करना, ठीक है, उनके लिए पॉलिसी बनाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट आर levied by the union, collected by the state. Which of the following is are given above is are correct? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वन ओनली। जो टैक्सेस हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इसको कलेक्ट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है, जो यहाँ पर लगता है डिवाइड बाय द यूनियन, तो कौन सा टैक्स, एग्जांपल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ओके, ये जो टैक्स है कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पर लगता है, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन पर। ओके, एंड ये जो टैक्स है ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स, levied on the sale and purchase of financial security to generate revenue and regulate trading activity। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फॉर शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। ऑप्शन टू शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो हमने पहले एक कमीशन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था CSCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये जो कमीशन है शुगर केन के प्राइस को सेट करता है, सेट प्राइस, एंड जैसे MSP डिसाइड होता है उसी तरह FRP डिसाइड होता है किसके लिए, शुगर केन के लिए, FRP। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड ये जो प्राइस इसको सेट कौन कर रहा है, CSCP, एंड इसको अप्रूव कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रूव बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो ऑप्शन वन जो है ये आपका करेक्ट है, द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फॉर शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। एंड ऑप्शन टू शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो ये भी आपका करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है ये कब आया था, 1955 में, केम इनटू फोर्स इन 1955। ओके, जो डील करता है विद द कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स दैट आर मोस्ट रिक्वायर्ड बाय द पीपल एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द सप्लाई ऑफ दिस कुड अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। यदि इसकी सप्लाई में कुछ डिस्ट्रक्शन आता है तो ये कॉमन पीपल की जो लाइफ है उसको काफी अफेक्ट कर देगा, है ना। तो जो काफी इसेंशियल कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट हैं उनको शामिल किया जाता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। तो जो शुगर केन है वो किस में शामिल है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।